और स्वास्थ्य के संसाधन नहीं है। तो और रहना लगभग दुनिया में सब जगह सबको कोई न कोई रह रहा है। जीवन यापन अपने अपने अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों में, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में वह निवास कर रहा है। तो उन दुर्गम जगहों पर, उन घने जंगलों में, उन मरुस्थलों में, उन पहाड़ी क्षेत्रों में, उन घास के प्रदेशों में, उन जो हिमशितित है, हिमशितित जिसको आप परमाफ्रॉस्ट कह सकते हैं, टुंड्रा प्रदेश कह सकते हैं, जहाँ पर कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, वर्ष भर सूर्य की प्रकाश की किरणें बहुत कम मिलती हैं, लेकिन फिर भी जीवन है, मानव पाए जाते हैं, रहते हैं। अब आप सब अभ्युदय की क्लास में पढ़ा ले रहे हैं, आपने प्राइमरी क्लास पढ़ ली, आपके यहाँ गेहूँ चावल पैदा हो रहा है, आपके यहाँ अन्य उद्योग धंधे लग गए, सारी चीज़ें हो गई, तो आपको क्या मिल गया? अवसर मिल गया विकास करने का, डेवलप होने का। आपको स्वास्थ्य मिल गई, शिक्षा मिल गई, आपकी एक बोली हो गई, एक भाषा हो गई, विभिन्न जगह से संस्कृतियों के कल्चरल से आप हो गए, आपके पास संचार हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, जो चीज़ नहीं आ रही है दुनिया के अन्य चीज़ों से देख के सीख ले रहे हैं। तो आप अपने आप को मानते हैं कि हम सब सिविलाइज। आपको एलपीजी गैस मिल गई, खाना बना लेते, आपको बहुत से उद्योग, आपको कपड़े मिल गए, आपको कोई बीमारी हुई उसका जो है वैज्ञानिक तरीके से इलाज मिल गया, पैथोलॉजी मिल गई, जांच हो गई। तो धीरे 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 वह देश जो है या वह जगह, वह मनुष्य अपने आप को सभ्य मानता है। सभ्य सिविलाइज का मतलब, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो आप शिक्षित हैं, आराम से भाई कि आराम से बैठो, शांति से बैठो, सबके लिए जगह है। लेकिन उन लोगों के विषय में सोचिए जो विकास में, डेवलपमेंट में अपनी दुर्गम स्थिति के कारण, अपनी दुर्गम स्थिति के कारण उन तक विकास नहीं पहुंचा। वो आम लोगों से जैसे हमारे और आप जैसे लोगों से कटे हुए का मतलब रोज हमारा उनसे मिलन नहीं हो रहा। तो होता क्या है, मनुष्य एक दूसरे से सीखता है। जब मिला हुआ नहीं है, कटे हुए हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, तो जो उस पारिस्थितिकी तंत्र में, इकोलॉजी में, या उस जलवायु की व्यवस्था में, उस भौगोलिक प्रदेश की व्यवस्था में जो जीवन सर्वाइव करने लायक होगा, जो जीवन सर्वाइव करने लायक होगा, तो उसी को तो खाएंगे पिएंगे। अरे भाई, अगर मान लो अफ्रीका के कांगो के जंगल में घना जंगल है, ब्राज़ील का घना जंगल है, वहाँ पर कुछ लोग सदियों से रह रहे हैं, उनसे आपस में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो चाहे जो भी जंगल में मिलेगा वो उसी पर तो निर्भर होंगे, और वही उनकी धीरे धीरे खान पान, संस्कृति, रहन सहन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब वहाँ पर जंगलों में जिस तरह से वो रह रहे हैं, अगर गर्मी है तो आप कह दे रहे हैं कि नहीं वो एसी लगा के रह ले या कपड़े पहन के रह ले। ये संभव कैसे है? उनको इतना ज्ञान नहीं है, उनके पास इतना संसाधन नहीं है, पहुँच वहाँ तक नहीं है। तो जो भी वहाँ पर जानवर मिलेगा, एनिमल्स जो भी है, जो भी वहाँ पर फल के उपज मिलेंगे, जो वहाँ पानी के संसाधन हैं, जो वहाँ पर पशु हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्हीं से वो अनुकूलित होंगे ना। यानी उन्हीं जानवरों का दूध, उन्हीं जानवरों का मांस, उन्हीं जंगलों से जो खाने योग्य फल फूल होंगे, और वैसी ही उनकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब उनको इससे क्या मतलब है कि आप आईएएस बन जाओ? उनके लिए कौन सा मतलब है? उनके लिए तो रोज़ सुबह उठना है, भोजन की तलाश करना है, शाम तक भोजन मिल गया, खा के भी सोना है। तो यही तो समाज होगा। फिर ठीक है, आपके पास यूट्यूब आ गया, आपके पास व्हाट्सएप आ गया, आपके पास फेसबुक आ गया,
आपके पास पिक्चर आ गया, आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप मनोरंजन कर रहे हैं। उनके पास ऐसा नहीं है लेकिन फिर भी उनको मनोरंजन करना है, तो उनकी अपनी नृत्य शैली होगी। आप अभी रक्षाबंधन मनाएंगे, वो अपने हिसाब से कोई त्यौहार मनाएंगे। आपके विवाह शादी बदलती परिस्थितियों में उसके नियम मानदंड बदलते जा रहे हैं। उनके शादी विवाह तो उनको भी करना है, उनके मानदंड उनके अनुसार होंगे। ठीक है, आप वाले में कैटरिंग की व्यवस्था है, प्लेट की व्यवस्था है, बढ़िया बढ़िया पनीर बन जाएगा, पालक बन जाएगा, गोलगप्पा हो जाएगा, चाउमीन हो जाएगा। कांगों के जंगल में क्या कांगो चाउमीन खाएंगे? तो जो जीव जंतु जानवर है, टिड्डा सांप जानवर, उसी को न काट पीट के परोसा जाएगा। हाँ, यहाँ तो डीजे बजा के नाच लिए, हाँ, वहाँ डीजे बजेगा तो उनके पास जो भी वाद्य यंत्र होगा हड्डी से बनाए होंगे, चमड़े से बनाए होंगे। बात समझ रहे कि नहीं बने? उसी का तो वो वाद्य यंत्र बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आपने स्टील की खोरी बना ली और कटोरी, खोरी वो बनारसी में बोल गया, कटोरी। आपने कुकर बना लिया, आपके पास गैस है तो आप उसमें भोजन बना रहे हैं। अब वो ट्राइबल एरिया जो बहुत ही प्रिमिटिव एरिया है, पिछड़ा इलाका है, जहाँ पर कोई साला मतलब सर्वाइव भी करना मुश्किल है, तब वो कुकर कहाँ से खोजे? और लगाएगा जंगल के आग, मतलब लकड़ियों में आग, और बढ़िया से करके भून भान के सब रख दिया, फिर उसी में से नोच नोच के खाएगा। कि वो चम्मच का कांटा लगाएगा मिर्चा राम की तरह, नहीं ऐसे डोसा ऐसे खाना है, नहीं टैटिंग। अब आप लाइन में आए, यानी कि वह प्रिमिटिव लोग, प्राथमिक लोग, मानव समूह, ध्यान से समझिए, वह मानव समूह जो अति पिछड़े दुर्गम इलाके में रहते हैं, अति पिछड़े, अगड़ा और पिछड़ा हम विकास का मानदंड करते हैं, किसके पास क्या सुविधाएं हैं, किसके पास। साहिन बाद में बात करना, क्लास ले रहा है। यानी वह मानव समूह जो भौगोलिक दृष्टि से अति दुर्गम, विकास की दृष्टि से अति पिछड़े, सभ्य मानव से दूर, सभ्य मानव मतलब आप दूर निवास करते, जिनकी विशेष संस्कृति होती है। संस्कृति यानी पहनना ओढ़ना, बोली भाषा आपसे अलग, रहन सहन, खान पान, मान्यताएं जिनकी विशेष होती है, जो प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, यानी कि जिसका नेचुरलाइजेशन हो जाए। नेचुरलाइजेशन यानी प्रकृति के अनुसार का मतलब जिसका प्राकृतिकरण हो जाए। प्राकृतिकरण बता रहे हैं और मानवीकरण। प्रकृति के अनुसार जो जीवन जीते हैं, ऐसे मानव समूह को हम ट्राइबल कहते हैं, जनजाति कहते हैं। यानी उनकी जो मान्यताएं, उनके जो पूजा करने का ढंग, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये सब आम मानव से अलग होता है। क्लियर? अब एक शब्द मैंने बोला नेचुरलाइजेशन। प्राकृतिकरण में इसलिए प्राकृतिकरण होता है और एक होता है मानवीकरण। दोनों में अंतर है। जब मानव अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को प्रकृति के नियमों के अनुसार या प्राकृतिक संसाधनों के अनुसार अनुकूलित करके उससे जीवन जीने लगे, उसको कहा जाता है कि मानव का प्राकृतिकरण होना। यानी ध्यान से बात करो, वो ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता, ज़्यादा वो अरे कोरोना नहीं है तो फिर क्यों मास्क पहनिए, हाँ अरे बजाने दे इन्फेक्शन, हालांकि ये मास्क इन्फेक्शन रोकेगा, कुछ ना रोकता है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है, कुछ ना होता। खैर लगाई हो लगाई रहो, बाकी कुछ होता नहीं। सारा और सांस का जो मरीज दमा का मरीज बना देगा। हाँ तो तुम्हें लंबा इन्फेक्शन है कि अभी हो गया है? इसीलिए तो पागल है, कहते कि ऐसा है बढ़िया सा सांस लेने दे,
जीवन जितना ब्रह्मा ने दे रखा है उससे कोई एक सेकंड कम न ले सकता है ना कोई दे सकता है पूरी दुनिया में। यार उसके आगे ना ठीक है कोई बात नहीं। तो विशेष तो उसको हम कहते हैं ट्राइबल। अब ये ट्राइबल जो है दुनिया में मैंने बताया अलग अलग जगहों से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं और इनके रहने के स्थान पर कोई शीत में रहता है, शीत का मतलब कोल्ड में। तो अभी टेंशन ना लो, एकदम सब ना एकदम इतिहास की तरफ खुलता जाएगा, क्लू बाई क्लू, ठीक है एकदम। कोई घने जंगलों में रहेगा, कोई घास के मैदान में रहेगा, कोई मरुस्थली क्षेत्र में रहेगा। तो दुनिया में विभिन्न मतलब कि विभिन्न प्रजाति समूह पाई जाती है, जैसे काकेसायड, मंगोलायड, नेग्रायड, मानव की प्रजाति स्पीसी, रेसेस, नस्ल। तो जो जहाँ रहता है उसी के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वो उसका जो है जीवन यापन शुरू हो जाता है। वो उन्हीं छोटी चीज़ों से, चाहे जीव जंतुओं का शिकार करे, चाहे खेती करे, चाहे वहाँ से संग्रह करे, चाहे उसी नदी का पानी पिए, उसी जो वहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जा रहे हैं उन्हीं से अपनी बीमारी का इलाज ढूंढे। और अंत में धीरे धीरे क्या होता है कि उसी से, जिससे उसका जीवन चलता है, जिस पर वो निर्भर है, उसको वो देवता मानने लगता है, हर आदमी भगवान मानने लगता है। तो वो प्रकृति के पूजक हो जाते हैं। यानी जिन नदियों का वो पानी पी रहा है वो उसके लिए जीवन है ना। नदी सूख जाएगी तो आप टैंकर लेके पानी जाएंगे क्या? नहीं। वो पहाड़ अगर ख़त्म हो जाएंगे तो पहाड़ ही नहीं ख़त्म होंगे, जल के स्रोत ख़त्म हो जाएंगे। वो पेड़ अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप उसको सजा के डोमिनोज का पिज्ज़ा तो पैक नहीं करेंगे, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया है, अभी 10 मिनट में पहुंच रहा है, नहीं बात। तो वो उन फलों को, वो उन वृक्षों को, वो उन पहाड़ को, उन नदियों को, उन जानवरों को अपनी संपत्ति मानते हैं और वही उनकी संपत्ति होती है जिससे उनका अपना जीवन यापन चलता है और समाज उनकी सोसाइटी बनती है। तो अब आप ध्यान दीजिए, क्लियर? तो दुनिया का एक नक्शा बनाते हैं, वो खटखट खटखट आपको सब समझ में आ जाएगा। उस प्रदेश शीतोष्ण प्रदेश कौन कहाँ ट्राइब है, कैसे रहती है, कैसे नहीं रहती है। अभी इसके बाद टाइम 4 तक क्लास है। इतनी बात समझ में आई? देखो यूपीएससी के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी वाली स्टाइल बनाइए, ठीक है? और अन्यथा रखने वाली स्टाइल अगर होगी तो भाई यूपीएससी कहती है कि हमारे लिए, हमारे यहाँ रटंत विद्या वाले का काम नहीं है। कैसा दे या तो नहीं बड़ा ज़्यादा बनाने लगा या इसी पर नहीं जाने लगा। ठीक है, ये दुनिया का एक रेखा चित्र है, मानचित्र नहीं कह सकते क्योंकि ये स्केल पे नहीं बना, ये रेखा चित्र। और इतनी विविधताएं हैं, यानी विषुवत रेखा से लेकर, ठीक है, अगर इसको हम इक्वेटर माने, ठीक है, 0 डिग्री, तो 0 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता जाता है ना, नहीं गिरता है? और दक्षिण आते हैं भी टेम्परेचर गिरता है, और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर के साथ रेनफॉल भी बदलती जाती है। ठीक, अगर भौतिक धरातल देखा जाए, भौतिक, तो दुनिया का ये वाला एरिया घना जंगल है ना, नहीं है? है नहीं? और ये कौन सी विशेषता है? यहाँ की जो भौतिक विशेषताएं क्या हैं? भौतिक या ज्योग्राफिकल विशेषताएं,
विषुवत रेखी भूमध्य, विषुवत रेखी या भूमध्य रेखीय वर्षा वन या विषुवत रेखी या भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश की क्या विशेषता है? ठीक है, हाँ बताए। कोई एनीवे इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन की कोई दो आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दें। ठीक है, अधिक बारिश होती है, अधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, और वर्ष भर पड़ता, ठीक है, दैट इज अ गुड आंसर। यानी ये एक ऐसा एक क्षेत्र है विषुवत रेखा के आसपास कि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी होती है। जब सीधी हो, एक मिनट, जब सीधी हो रही है तो यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से होगा ना। और इन एरिया में समंदर भी है, ये अटलांटिक भी है? महासागर और पैसिफिक ओशन, और यहाँ पर अमेजन नदी है, कांगो नदी, सब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं ना, है कि नहीं है? क्लियर। जब नदी है, समंदर है, जब बारिश तापमान ज़्यादा हो रहा है तो उस पानी को वो क्या करेगा, इवोपरेट कर देगा ना, वाष्पीकृत करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। जब इवोपरेट करेगा धीरे धीरे तो वो ऊपर जाके ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद रेनफॉल के रूप में नीचे प्रेसिपिटेट होगा। यानी ये कंडीशन जो है वर्ष भर यहाँ पर तापमान ऊंचा होता है और वर्षा 300 सेंटीमीटर की ऊपर होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है 80%। आपके यहाँ 3 दिन वर्षा हुई तो सब जगह कीचड़ हो गया। अगर 6 महीने अगर ऐसे ही वर्षा हो, 2-2, 3-3 दिन पे, और घनघोर वर्षा हो, तब क्या होगा? इसे रिकॉर्ड होता है क्या? तब तो कुल हमारा अनाप शनाप रिकॉर्ड हो जाएगा यार। कोई बात नहीं, हटा। तो क्या होगा? हरदोई में जंगल बन जाएगा ना। ये कुछ खेतों में हल चला पाओगी क्या? जैसे आज वर्षा हुआ, अभी वेट कर रहे हैं कि यार अभी रुको भाई, ट्रैक्टर ले जाने हो, तब से तीसरे दिन फिर बरस गया। और ऐसे ही बेटा बता, अगर कि दुनिया में सदियों से हो रहा हो तब क्या होगा? क्या होगा काम? यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे बनारस और क्या जाएंगे? पूरा हरदोई क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा ना। उमस बढ़ेगी ना। तो जब खेता नहीं है तो आप क्या करोगी? आप सोचिए, तर्क लगाइए, जो सारा खेत था, अरे यार अभी 20 दिन बारिश हो जाए ऐसे ही रोज, तो ये खेतवा जोत पाओगे? नहीं जोत पाओगे तो पेड़ पौधे तो बढ़ेंगे ना। तो उसमें जानवर, कीड़ा बिच्छू, मेढक सेढक, टिड्डी फिड्डी, ये सब होंगे कि नहीं होंगे? और दुनिया भर के घास, जंगल, पेड़, बड़े छोटे सब उग जाएंगे। और रहना है क्योंकि हरदोई के हबो हवा में हमने जीवन जिया और यहीं पर रहना। अब आप क्या करेंगे? जीना तो है ही है, क्या करोगे? हाँ, कैसे सर्वाइव? मैं यही तो जानना रहा हूँ। सब फरसा ले लेके पेड़ काटेंगे और क्या करेंगे? फल खाओगे, ठीक है, गुड, दैट इज अ गुड आंसर। फल भी कितना खाओगे? फल उतना होना चाहिए ना। करोगे क्या? मान लो, एक सपोर्ट मान लो कि 100 साल तक हरदोई में वर्षा हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मान ही लेते हैं। अब हम करें क्या? अरे होती है ना, यहाँ होती है। तो अब भाई आप यहाँ नहीं जा पाए। देखिए, फिजिक्स का जो कहता है विज्ञान, मान लेते हैं, मान के ही तो काम चलता है ना। ठीक है, अब आपको हम अमेजन नहीं ले जा सकते, आपको हम यहाँ नहीं ले जा सकते, तो हम मान लेते हैं कि 100 साल तक हरदोई में प्रतिवर्ष, मतलब साल भर खूब आराम से 365 में से 200 दिन वर्षा हो रही है, और तापमान भी खूब बना है, ह्यूमिडिटी भी खूब बना है। अब आप क्या करेंगे? देखो, हाँ, पेड़ पौधों पे घर बना देंगे, दैट गुड, और उसी पे रहने लगेंगे, और जीवन यापन करेंगे। ठीक, उसमें जो फूल वगैरह होंगे वो खाएंगे। बस यही जानना चाह रहा था, दैट इज अ गुड आंसर, कुछ तो आया। अब आपके पास
कोई ऑप्शन नहीं है। और आपको जीवन जीना, जो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले गए वो तो जिंदा रहेंगे। जिनको ज़्यादा लगा कि मच्छर काटा, इकरा नहीं अडॉप्ट कर गए, मलेरिया होगा, मलेरिया के बाद जब सब जंगल हो गया तो डॉक्टर कहाँ हो, रास्ता कहाँ है, मरेंगे। उसी में से दो चार कोनो जो है, देखिए ध्यान से बात को समझिए। अब धीरे धीरे जो हम एकदम आज़ाद उड़ रहे थे वो पैक होने लगा हमारी दुनिया जंगलों में, और उसी जीवन के बीच में उसी में से दो चार ठे जो ऐसे होंगे, कोनो पत्ती पीस के पिलाएंगे, कोनो कुछ करेंगे, तो मान लो ठीक होने को हो गई तो हो गई, और जब हो गई तो उसको चमत्कार मानेंगे, उसी को कह देंगे कि ये तो वो है, क्या कहते हैं उसको, नहीं, अरे वैद्य नहीं, वो जनजातियों की भाषा में उसको गुरु जो मानते हैं, देवता टाइप का मान लेंगे। अब ये भी अपना वही झाड़ फूक करना शुरू करेगा, एक नई संस्कृति आएगी ना। देखिए कैसे कल्चर मरता कहाँ न करता। अब समस्या इस बात की है कि जिस हरदोई में आप गेहूं चावल सब पैदा कर लेते थे, सब हो गया जंगल, और घनघोर जंगल हो गया, मिट्टी भी अनुपजाऊ हो गई, क्योंकि किसी भी चीज़ को उगने के लिए तापमान भी चाहिए। अब पेड़ इतना बड़ा बड़ा हो गया कि नीचे प्रकाश ही नहीं आ रहा है, झाड़ियाँ भी हो गई। अगर मान लो हम कोई चीज़ बो ही रहे हैं, बीज लगा भी रहे हैं, तो वो बीज उगने से पहले ही साला घास उग गया। नहीं, बरसात के दिन में धनिया बो दो, धनिया समझ रही हो ना, मुरई, धनिया मुरई बो दो तो बाद में उगेगा, घास दूब पहले दिखाई दे रहा है। तो छोटा मोटा खेत है तो निकाल लेंगे, साला जब सब जगह है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, जीना। अब जीना है तो दो चार दिन तो हुआ क्या कि गए, कोई जानवर मिल गया जो आपसे कमज़ोर हो, मेढक पकड़ लिए, टिड्डा पकड़ लिए, कोई सांप पकड़ लिए, कोई और जानवर पकड़ लिए। अब भूख लगी है तो आपको जिंदा रहना है, अब वो आपसे कमज़ोर है, आप उसको खाना शुरू करेंगे ना, खाएंगे ही खाएंगे। फिर किसी दिन मेढक उछड़ के भाग गया, अब रोज थोड़ो पकड़ा जाएगा भाई। कोई जानवर तो ये नहीं कहेगा ना आके कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कि हमको काट दो। भाई जहाँ तक प्रतिरोध होगा वो करेगा, कि कहेगा, बकरा आके कहेगा क्या कि हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा। भाई जहाँ तक भागना है तो भागेगा ना। मुर्गी कभी आके कहेगी कि हमको काट दो, वो जहाँ तक फड़फड़ाना है फड़फड़ाएगी। लेकिन अब देखिए ध्यान, अरे यार जीवन में नहीं भूलेगा जो पढ़ा के मैं जा रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, एक दिन तो आपने मेढक पकड़ लिया, कमज़ोर था, अब साले को मुर्गा को पकड़ना है, अब बहुत परेशान कर रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है। या तो आप मरेंगे या तो मुर्गा पकड़ने की विधि सीखेंगे, दोनों को तय करना है। तो आप मुर्गा पकड़ने की कोई न कोई चाल चलेंगे। जब कई लोग मर जाएंगे, कई लोग इकर जाएंगे, तो आपको तरकीब आएगा कि छुप के पकड़ना है, कि उसकी आवाज़ निकाल के उसको फंसाना है, कि उसको तीर से मारना है। जीवन में आदमी तभी सीखता है जब उसका पेट जलता है। हम तभी सीखते हैं कि जब हमको लगता है कि अब हम मर जाएंगे। हम तभी नौकरी के लिए जब जूझते हैं जब लगता है कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हम कभी नहीं सीखते जब हमको यह महसूस हो जाए कि मेरे पास तो अभी ये रास्ता है। नेवर। हम भागते हुए आए क्योंकि मुझे पढ़ाना था, कुलदीप का फ़ोन आया, मैं बालामऊ में था, 2:30 बजे 2 बजे तो मैं चला ही वहाँ से, रोड वैसे ही मासाल। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप शिकारी बनेंगे, और वहीं जिंदा होगा जो कुशल शिकारी होगा, कि एक ही तीर में लगाए और हाथी को मार दिए, या जो भी वहाँ जानवर है, अनाकोंडा है, मछली है, जो भी है, अब 10 तीर लगाए ना और दिन भर में नहीं, तो आपके शाम का आप मरेंगे बिना खाए, आपके साथ रहने वाले आपके परिवार के सदस्य मरेंगे। मरना तो तय, या तो शिकार करना सीखो या तो मरो। समझ में आया? तो इन यहाँ की जनजातियाँ कुशल शिकारी होती हैं। एक ऑप्शन मिल गया, क्यों? क्योंकि उनका जीवन ऐसा है, यानी यह शिकार करने में बहुत ही माहिर होती है, इनके निशाने अचूक होते हैं।
और ऐसी चीज़ को, शिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंटिंग। हंटिंग ना, ठीक? नहीं बात समझ में आ रही? हंटिंग का मतलब शिकार करना। अब यार वहाँ हल तो चलाओगी नहीं कि चलाओगी? अब वहाँ पर कोई पशु बांध के रखोगी तो चारा भी नहीं है, तो वहाँ पर अस्थायी रूप से हम पशुपालन भी नहीं कर सकते कि उसको हम पकड़ ले और गैया को दूध दे दे। पता नहीं इतना कीड़ा मकोड़ा वहाँ अजब अजब ढंग का है कि गैया को, रतिया को काट लिए, गैया मर गई। जहरीले जानवर भी होते हैं, असारा अजगर आके ही निकल गया, अब क्या करें? तो वहाँ पर कोई अस्थाई बस्ती नहीं बचेगी। आज है, कल बारिश हो गई, पानी हो गई, बाढ़ आ गई, तो वहाँ उन्होंने अच्छा इतना मतलब डेवलप नहीं है चीज़ें, तो वो शिकार करना सीखते हैं और शिकार करने में बहुत माहिर हो गए हैं, सदियों से कर रहे हैं। यानी उनका बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो शिकार करना सीखेगा, हंटिंग। तो जब उनका पेशा ही है तो माहिर हो जाते हैं, अचूक निशानेबाज होते हैं, अचूक। उसके बाद नहीं फंसा सब, तो वो जान रहे थे कि यार ये रोज़ मुझे परेशान करती है, तो शिकार करने का नया तरीका अपना। वो विभिन्न प्रकार की जानवरों की बोलियाँ निकालते हैं, तो जानवर ये सोचता है कि मेरे ही सब, क्योंकि उसकी भाषा वही समझेगा। अब जैसे कोई चिड़िया चहचहा रही है या कोई ऐसा जानवर है जो विशेष तरह का आवाज़ निकाल रहा है, तो उसको लगेगा कि ना कि मेरे समुदाय का है, हर व्यक्ति समुदाय में रहना चाहता है, तो वो पास आएगा। और ये पेड़ों पर बैठ के आवाज़ निकालते, जैसे ही पास आएगा या तो तीर से मार देगा या पकड़ लेगा, या जो भी जानवर के हथियार दिया हुआ है वो उससे मार देगा। तो ये विभिन्न प्रकार की बोलियाँ निकालते हैं। अब उसमें तो ये पुरुष हो गए, तो क्योंकि पुरुष थोड़ा शिकारी ज़्यादा तेज होते हैं, करते हैं। अब महिलाएं क्या करेंगी? जिंदा तो उनको भी रहना है, हो सके मांस उतना न मिल पाए, मछली उतनी न निकाल पाएँ, और इनका रोज का जीवन है। मैं अभी बात बता रहा हूँ, इनका रोज का यही जीवन है। अब घर में आप बैठी रहेंगी तो वो भी आएगा शिकार करके, नहीं तो चार बात सुनाएगा, अपनी ही भाषा में कहेगा, लेकिन कहे। महिलाओं को भी, तो महिलाएं क्या होती हैं, इनकी जो इन यहाँ पर रहती हैं, शिकार के साथ ही साथ वो जंगलों से विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जानवर, ठीक है ना, शहद, ये गैदरिंग करती है। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, विभिन्न प्रकार के जो जड़े खाने लायक हो, पत्ती खाने लायक हो, तो वो जो है बिनकर ले आती है। नहीं बात समझ में आ रही? शहद जंगल में या आपके जीवन यापन का सबसे अच्छा भोजन है, जिससे कि हाईली न्यूट्रिएंट मिलता है, और आप उसको खाकर, तो जंगलों में ये जब लोग फंस जाते हैं तो ऊपर देखते हैं कि मधुमक्खी कहाँ छत्ता लगाई है, तो अब वहाँ मधुमक्खी जहाँ छत्ता लगाई है तो उसको क्या करते हैं, वो तोड़ लेते हैं, कर लेते हैं, और उसको चूसते हैं, तो वो शहद। बहुत तरह की चींटियाँ हैं, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े केकड़े। मुँह का बना रही है, हरदोई में अभी जंगल बताया, तो मान लो कि 100 साल तक जंगल हो जाए, क्या करोगे? तो शहद वहाँ खट्टा होता है। अब ओरिजिनल का शहद हल्का सा खट्टा ही होता है, ओरिजिनल शहद एकदम मीठा नहीं होता, चीनी मिलाया होता है। ठीक है, मुँह मत बनाइए। और सांप का तो भोजन ऐसा ऐसा बढ़िया बनता है जो इनमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में बहुत महंगे मिलते हैं। हमको और आपको आलू मिल जा रहा है ना, पर परोरा तरोई वहाँ नहीं मिलता है। घना जंगल है, प्रकाश नहीं आती है, मिट्टी अनुपजाऊ है, बारिश होती है, दुर्गम, इसीलिए वो ट्राइबल है। अब मान लो उमस है, जैसे अभी आपने जून जुलाई के मौसम में उमस हुई, बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी से एसी चलाओ, लेकिन वहाँ जब उमस भयंकर होती तो अब वो किससे कहे कि एसी चलाओ, है एसी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, और तो तमाम तरह के मच्छर हैं, सीलन है, तमाम तरह के कीड़े मकोड़े काटने का डर होता है। भाई ह्यूमन तो वो भी मानो, तो वो क्या करते हैं कि मिट्टियों का लेप लगा लेते हैं, ताकि मक्खी मच्छर विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े
नुकसान कम से कम पहुंचाए। अब वहाँ पर तो जीन्स पहन के घूमेंगे नहीं कि वहाँ पे ब्रांडेड जीन्स मिल रही है। तो जो जानवर को मारे हैं उसकी खाल जो बची है, एक तो वैसे ही गर्मी है, पूरा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, उमस है, ठीक है, नंग धड़ंग रहते रहते जितना संस्कृति में उन्होंने सीखा उतना कपड़ा पहन लेते हैं, उतना कपड़ा पहन लेते हैं। उन्हीं जानवरों के हड्डियों से तीर बना लेते हैं, उन्हीं में जहरीले तीर बना लेते हैं जो जानवरों के। हाँ हाँ, वही चीज़ भाई हमने बोला ना कि जो चमड़े हैं, जो पत्ते हैं, इन्हीं के कपड़े पहन लेते हैं। अब समस्या इस बात की है, जैसे आप सब खाट पर सोते हैं, ठीक है, सबके घर में खाट बिस्तर होगा। अब वहाँ पर खाट नहीं है, आप खाट पर क्यों सोते हैं? आप ज़मीन पे अगर सोएंगे तो आपको कीड़ा मतलब कान में घुसने का, काटने का या ऊपर चलने, क्योंकि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं, रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो ज़मीन पर ज़्यादा चलते हैं। अगर आप ज़मीन पर लगातार सोएं तो हो सकता है चींटी, हो सकता है रैट, हो सकता है सर्प, हो सकता है छिपकली, काकरोच, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहाँ पर तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि नीचे है, तो वो क्या करते हैं, एक नया तरीका अपना लिए। तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें लाइनाज होते हैं और इसी पर अपनी झोपड़ी बना लेते हैं। तो कीड़ा मकोड़ा तो नीचे है ना, ज़्यादा इस पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से इनकी बचने की संभावना ऐसी रहती है, तो ये घरों के ऊपर, मतलब पेड़ों के ऊपर अपनी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। तो दुनिया में ऐसी जो जनजातियां हैं अब आई लाइन पर, ऐसे लोगों को जो ऐसे निवास करते हैं, तो अब ध्यान से देखिए, ये जो निवास करते हैं इनका जो मेन निवास है, ध्यान से समझिए, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण तक। और ये 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण जो होती है, यह जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश होता है, और यह प्रदेश घने वनों का प्रदेश होता है। तो जितनी जनजातियां ऐसे क्लाइमेट में रहती हैं उनको भूमध्य रेखीय वन प्रदेश की जनजातियां कहेंगे ना, क्लियर? तो इसमें जो सबसे फेमस है वो पिग्मी है। अब आए लाइन पे, हाँ रटना है साले को, काहे को रटना है, पिग्मी है। और ये नदी है कांगो। तो कांगो नदी के आसपास और उसकी सहायक नदियों के आसपास जितनी जनजातियां हैं उसको हम कहते हैं पिग्मी। तो अब आपसे यूपीएससी पूछे कि घने प्रदेश या भूमध्य रेखीय प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? जब घना प्रदेश यहाँ है तो ये पिग्मी है। ये मूलतः नेग्रॉयड है। नेग्रॉयड का मतलब जो काले काले होते हैं, जिनकी त्वचा, बाल घुघराले होते हैं, होठ मोटे होते हैं, ठीक है। अब इनका जो जीवन है, अब दूसरा पूछेगा कि पिग्मी का जो व्यवसाय है पशु चराना, आखेट एवं संग्राहक, ठीक है। ध्यान की बात को समझिए, स्थानांतरणशील कृषि और उपरयुक्त में से तीनों। तो आपको जब सारी कंडीशन पता है तो यहाँ पशु ये चरा नहीं सकते, चरा सकते हैं, कृषि कर नहीं सकते हैं, तो ये गैदरिंग और हंटिंग ही तो करेंगे। तो रटने की ज़रूरत है इनको, एक बार पढ़ो यार कैसे। तो इनका जो व्यवसाय है पिग्मी, नेग्रॉयड मूल के हैं, कांगो नदी के आसपास और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते हैं। और यह जो है, जो निवास स्थान है, घने जंगल होते हैं, अब बड़े बड़े पेड़ों के मतलब वो बना के मचान टाइप का उस पर रहते हैं, ठीक, क्लियर। अब वैसी ही कंडीशन यहाँ पर है, कहाँ पर? इंडोनेशिया और मलेशिया के पास। तो जो मलेशिया का जंगल है, मलेशिया थाईलैंड का जंगल, यहाँ पर 2 प्रकार की जनजातियाँ सेम पाई जाती हैं। एक को कहते हैं सेमांग और एक को कहते हैं सनाई। तो सेमांग और सनाई किसमें हो गई? भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजाति ना। तो जो काम ये करते हैं वही काम ये नहीं करते हैं। नहीं बात समझ में आ रही? और ये है ब्राज़ील, दुनिया का सबसे घना जंगल। यहाँ की जो जनजातियाँ रोका है और
राजीव की रोका बोरो बोरो बोरो, ये ट्राइब्स जो हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजातियां हैं जो कि गैदरिंग और हंटिंग करती हैं और सबसे प्रिमिटिव है। सबसे प्रिमिटिव का मतलब कि सबसे पुरानी, यानी मानव जब आया अस्तित्व में उसके बाद जब उसका विकास हुआ तब की ये पीढ़ी, और इनका विकास आज भी बहुत कम है। ये पूरा का पूरा अपना पूरा जीवन उसी जंगल में व्यतीत कर देते। एक जन दो तीन जनजाति हो गई, 4 जनजाति, यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश की जनजातियां जो हैं वो क्या करते हैं उसको पिग्मी, सेमांग, सनाई, इंडोनेशिया में भी बहुत सी हैं, और यहाँ पर बोरो, ठीक है, बोरो जनजातियां ये। अब ये तो जंगल की हो गई, मरुस्थल भी तो है दुनिया में। मरुस्थल किसको कहते हैं आप लोग? हाँ, और कौन बताएगा? सर 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा अधिक होती है, वाष्पीकरण सब ज़्यादा। हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलते जाओ। सूरज कुमार, हाँ इसी को मरुस्थल कहते हैं सर। और कोई बताएगा मरुस्थल किसको कहते हैं? बोलो यार, डरो ना। हमारी क्लास में किसी को डरने पड़ने की जरूरत नहीं है कि जरा सा भी डरे। हाँ, ये कौन सा जंगल है? ब्राजील। ब्राजील या अमेजन, अमेजन नदी है। अमेजन के बात समझ में आ रही है आपको? देखो हमको ऐसे ही पढ़ाने आता है, बस हमको एक कहानी के रूप में आता है, लिखाए उखाए में नहीं कि लिखाएं। हाँ, तो अमेजन के जंगल में जब भी पूछा जाएगा क्या बोलेंगे? बोरो। कांगो के जंगल में पिग्मी, मलाया या मलेशिया के जंगल में जो है सेमांग और सनाई। इसको रटने की जरूरत है। ये कैसी जनजातियां हैं? आखेट और संग्राहक, हंटिंग एंड गैदरिंग। नेग्रायड मूल की है, मूल व्यवसाय इनका यही है, आराम से एंजॉय करो। है तो दुनिया में मरुस्थल क्या है? हाँ, और तुम्हारे घर में नाखून लगाई मरुस्थल है क्या? क्या है भैया दाढ़ी बाबा? हमने कभी दाढ़ी रखने के बाद पत्नी छिपा किसी के लिए रखते हो या किसी के आजकल लड़की में दाढ़ी रखने का फैशन आ गया, हम भी रखते हैं, लेकिन वो घर में मेरे बात बन नहीं पाई। इसमें कुछ देखे होंगे तो हमको देखे होंगे कि दाढ़ी रखे थे। देखे थे ना? मरुस्थल किसको कहते हैं? नहीं, आजकल फैशन चल गया है, जब से ये विराट कोहली वाला काम हो गया ना, सारे लौंडे रख रहे हैं। हाँ क्या? अरे यार मोदी को तो छोड़, मोदी को देख के कौन दाढ़ी रख रहा है? हद हो गई है। इसमें से पूछ ले किसी ने मोदी को देख के दाढ़ी रखा हो? मोदी को देख के किसी ने दाढ़ी वाड़ी नहीं रखा। मोदी कोई आज से नहीं दाढ़ी रखे हैं, वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले से दाढ़ी रखे हैं, जब आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये दाढ़ी लाने का जो गेम है ना, ये विराट कोहली वगैरह जो ये क्रिकेटरों ने तमाम तरह की दाढ़ियाँ रखना शुरू कर दिया, तो लोग रखना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा है, वो फैशन चलता रहता है, अच्छा भी है। मरुस्थल कहते किसको? एक लड़की ने बताया कि जहाँ शुष्क पेड़ पौधे हों तो अपने घर में नाखन्नी आप लगाएंगे तो मरुस्थल हो जाएगा। कभी आप लोगों को नहीं लगता है कि यार हम जो शब्द बोल रहे हैं वो है क्या? ये रिकॉर्ड यार ये अपलोड कर देंगे, ये तो वर्ल्ड वाइड, ये तो वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। नहीं हो रहा है, पर हो भी जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरुस्थल कहते किसको हैं? गुड, वह क्षेत्र। देखिए, किसी चीज का शुष्क होना, किसी के पास रुमाल है, हमारे पास नहीं, आज मैं भूल गया है। अरे यार, आज मैं नया पैंट पहना, मैं भूल गया। हाँ ले आ। अरे रहने दे, इतना बड़ा गंजा ले आ, अच्छा ले आ।
इससे काम के लिए नहीं देखो, दल उल में मत रहो, हम तो आपको स्टूडेंट मानते हैं। ये मेरे हाथ में उसका गमछा है, ठीक है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये वर्षा की मात्रा निर्भर करेगा। ये आर्द्र होगा, आर्द्र का मतलब ह्यूमिड होगा, सब ह्यूमिड होगा, ठीक है, या वेट होगा, या ड्राई होगा, या डिजर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए धीरे से, ये एरियाज है, ये एरिया में बहुत करो, 1-2 बूंद पानी कर दो, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि सेंटीमीटर का नापते हैं, ठीक है, इतना ही करके ही कर दिए। तो पानी तो बरसा, लेकिन इतना नहीं हुआ कि यह जमीन को तर कर सके। उसके बाद जो वर्षा पानी मतलब रेनफॉल हुई, ये बनारसी समझ पा रहे हो ना वर्षा का मतलब, ठीक है, वो सूरज की जो गर्मी हुई उसने जो कुछ था इसको और खींच ले गया, अब फिर पानी नहीं हुआ, तो ये एरिया जो है ड्राई हो जाएगा। यानी वो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक हो और जहाँ पर इवोपरेशन वर्षा से ज़्यादा हो, उसको हम कहते हैं मरुस्थल। ये दोनों तरह का क्षेत्र हो सकता है, ये गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। अब मान लो पानी इतना बरसा कि थोड़ा सा गीला कर दिया, ठीक है, इसको हम कहेंगे उपार्द्र, मतलब इतना नहीं बरसा कि एकदम कीचड़ हो गया और इतना कम भी नहीं बरसा कि मरुस्थल रहा, उसको हम कहते हैं सम ह्यूमिड, ठीक है। और इतना पानी बरसा कि 3 महीना गीला हो गया, ठीक है, बस समझो बात को। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमिड, आर्द्र, और पानी इतना बरसा भूमध्यरेखीय प्रदेश में कि ये सूख ही नहीं पाया, इसको कहते हैं वेट। और इसी के अनुसार वनस्पतियां उगती। ये बात समझ में आई? हाँ? आ गई ना? अच्छा, नहीं समझ में आई बात? तो दुनिया में देखो, भूगोल कुछ भी नहीं है, केवल उसको खेलने की जरूरत है कि है क्या। अब मतलब समझ गए ना, तो रटने की जरूरत नहीं। मैं साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मुझे ऐसे ही चीज़ें समझ में आती। तो दुनिया में ऐसी जगह हैं, ध्यान रखो, जहाँ पर कि रटना नहीं। मजा आ रहा है? अब उबन तो नहीं लग रहा है? अगर उबन लग रही है तो बता, हम भी चले। तो दुनिया में ऐसी जगह है बहुत सी, जहाँ जो सागर से दूर है, जिसके किनारे ठंडी धाराएं पड़ रही हैं, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पा रहा है। वो तो हमारे ही यहाँ रहती है, क्या नाम है उसका? अरे हाँ हाँ, घर जाके कुछ मत बताना, मैं पत्नी तो फिर निपटाएगी। हाँ ठीक है, हमारे तुम्हारे बीच की बात रहेगी बस। अब बताई तो अगले दिन बैठने भी ना दूंगा। हाँ हाँ, बताना ना। फिर दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो सागर के किनारे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भौतिक प्रक्रियाएं हैं कि सागर होते हुए भी शुष्क। सच बात है ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधारा बह रही है, वहाँ पर हवाएं नीचे उतर रही, वहाँ पर सूर्य की प्रकाश ज़्यादा तेज है और बारिश की संभावनाएं, जो ह्यूमिडिटी है, कम है। जब कम है, ध्यान से बात को सुनिए, तो ये इलाका सहारा का मरुस्थल बन जाता है, ये अरब का मरुस्थल नहीं, ये इलाका जो है अब शुष्क बन जाता है, ये सब शुष्क इलाके बन जाते हैं। और इन इलाकों में ये इलाके, यहाँ पर बेंगुला की धारा बहती है, यहाँ पर कनारी की धारा बहती है, सब कुछ होते हुए भी यह इलाका गर्म शुष्क है। गर्म है, शुष्क है, यानी कि, और शीत शुष्क बोलूँ तो दोनों अलग हो जाएगा बात ना? नहीं, शीत शुष्क तो ये होगा ना, मैंने बोला ना कि शुष्क का मतलब डिजर्ट, ड्राई दो तरह से होती है। ड्राई का मतलब यहाँ वर्षा का होना सेंटीमीटर में, अगर टेम्परेचर बहुत कम है, सब बर्फ ही बर्फ है,
या बहुत लिटिल टेम्परेचर है, वर्षा नहीं है, तो वो भी शुष्क इलाका है, वहाँ भी कुछ उगेगा नहीं, तो उसको कहते हैं कोल्ड ड्राई। जैसे टुंड्रा प्रदेश, वो कोल्ड ड्राई हो गए। अंटार्कटिका, आर्कटिक, जब कुछ उग नहीं रहा तब उसी को तो मरुस्थल कहेंगे नहीं। अब कुछ ऐसे मरुस्थल होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मरुस्थल अब दो तरह के हो गए ना, एक शीत मरुस्थल, एक गर्म मरुस्थल। नहीं बात समझ में आई? गुड, जब समझ में आ गई तो अब ये मरुस्थल इलाके, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल, ठीक है, ये सब मरुस्थल। अब समस्या यहाँ बात की है कि यहाँ पर भी मिट्टी उपजाऊ तो है, पानी नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और जो मिट्टी है वो भी बालू के कण हैं। अब हम यहाँ कैसे सरवाइव करें, रहें कैसे? लेकिन जिनका जीवन जन्म हुआ है वो नाइजीरिया, चाड और मिस्र, अरब, ठीक है, यमन को छोड़ के जाए कहाँ? उनको वहीं पर सरवाइव करना है। लेकिन इनकी अपेक्षा जो ये घने जंगलों में थे, इनकी अपेक्षा इनको कुछ कंडीशन अच्छी मिली है कि कम से कम दौड़ धूप के कहीं पर थोड़ा पानी मिल जाएगा, थोड़ा हवा अच्छी आ रही है, धूप है, तेज है। तो अब यहाँ पर भी ये क्या करें, पानी है नहीं, तो खेती किस बात की करेंगे? खेती होगी जब पानी होगा तब ना खेती होगी, तो खेती कर नहीं सकते। अब जो नेचुरल रूप से थोड़ी पहाड़ियों पे पानी है, थोड़ा चट्टान, मरुस्थल का मतलब देखो एक चीज़ ये मान लो, ये नहीं होता कि सब बालू का मैदान है, पहले ये दिमाग से निकाल देना। वहाँ चट्टानी धरातल भी होते हैं, पहाड़ भी होते हैं, थोड़ी बहुत पहाड़ियों से जो पानी आते हैं वो भी स्रोत होते हैं, जिसको ओएसिस कहते हैं। छोटी मोटी घासें उगेंगी, कटीली झाड़ियाँ उगेंगी, ये उगेगी ना, जिसको बकरी चरेगी, ऊँट खाएगा, ये सब होंगी ना। अब ये मत समझ लेना कि मरुस्थल का मतलब कि खाली बालू ही बालू, क्योंकि माइंड में जैसे ही बोलिए वो सोचता है सब बालू ही बालू, ऐसा नहीं होता है। तो जो अब यहाँ पर जो पशु पालते हैं लोग, पशु पालते हैं, तो मरुस्थली पशु वही होगा ना जो कम पानी को पिए, हाँ, कम पानी को पिए, कम भोजन पे सर्वाइव कर सके। अब साला भैंस को पाल दोगे यहाँ, तो जितने का तो दूध नहीं देगी, उससे ज़्यादा तो पानी पी जाएगी। अच्छा, भैंस सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, उसको ज़्यादा पानी चाहिए ना। तो बकरी काम हो जाएगा बकरी से? अरे बकरी कितना खाएगी यार, मे करके इतना खाएगी, थोड़ा पानी पी ली, हो गई कि नहीं? हाँ, भेड़, बकरी, जो और भी जानवर हैं, ऊँट, खच्चर, ये सब जो जानवर है ये मरुस्थली जानवर हैं जिनमें कि सरवाइव करने की क्षमता होती है। अब हम खेती कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, तो इन्हीं पशुओं पे तो आश्रित होंगे ना, नहीं होंगे? इन पशुओं पे आश्रित होंगे तो इन्हीं से आप दूध, मांस, अन्य चीज़ें प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा बहुत जो आसपास में, मतलब जैसे खजूर मिल गया, फला कोई चीज़ें मिल गए, या ड्राई फ्रूट्स मिल गए, झाड़ियों से मिल गए, तो उससे, यानी यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होगा सऊदी अरब में, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होगा वो होगा कैसा? पशुपालक। यानी ये जनजातियाँ मुख्यतः क्या होंगी? पशु पालेंगी ना अपने जीवन। ये तो गैदरिंग एंड हंटिंग कर रही थी, लेकिन ये रोज मारेंगे तो मर जाएंगे सब ना, तो पैदा कहाँ से होंगे? तो इनको आज पता था कि यार रोज नहीं, इनको चराओ, करो, उनके दूध पी लो, जो ना है उसी में से कुछ काटो पीटो, उन्हीं के करो। तो जो अरब, जो मरुस्थल की जनजातियाँ हैं, मरुस्थल की, अब कैसे मरुस्थल? गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल में जो अरब में पाई जाती हैं, उस मरुस्थल में उसको कहते हैं अरब में बद्दू। क्या? बद्दू नहीं, बात समझ में? जो वहाँ की ट्राइबल है, जैसे यहाँ पर आपने पिग्मी कहा, यहाँ आपने बोरो कहा,
यहाँ आपने सेवांग और सनाई कहा, तो यहाँ क्या कहेंगे, अरब के बद्दू। अब बद्दू का अगर पूछा जाए कि बद्दू किस प्रदेश की जनजातियाँ हैं, तो ये सऊदी अरब में। कैसे जोग्राफिकल कंडीशन में, गर्म मरुस्थल में। इनका व्यवसाय क्या होगा, पशुपालन। ठीक, क्लियर। अब ये पशु पालते हैं तो रोज का एक का जगह इनको चारा मिलेगा। हाँ, गुड। ये चलवासी पशु चारक होते हैं। नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब ये होता है, ध्यान से बात को समझिए, आज यहाँ कल कहीं और, क्योंकि जहाँ इनको चारा और पानी मिलता है वहाँ पर ये कबीले के रूप में चल देते हैं। तो गर्मी बरसात जाड़ा जैसे होता है वैसे वैसे जो है, या मतलब जैसे यहाँ का ग्रीनरी जो अब वो ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ से इनका कबीला उठ के जहाँ पर है पहाड़ियों में घाटियों में वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ चला जाएगा। तो इनका ज़्यादातर जीवन तंबू लगाकर, मतलब उसमें बीतता है। और इनका जो सोशल संगठन होता है वह निर्भर करता है कि किसके पास कितने पशु हैं। गांव का चौधरी किसको चुना जाता है, अरे जिसके पास माल पानी होगा वो चुना जाएगा, कि अपने का खाए का नहीं है चौधरी बन जाइए। अरे भाई चौधरी किसको चुनोगे, अरे जिसके पास माल पानी हो, काम कम करना हो, दिन भर घूम रहा है, यहाँ बैठा वहाँ बैठा, घरे का आदमी काम कर रहा है, तुमको चौधरी बना दे, तुम घूम रहे हो, शाम को आओ बीवी लड़ जाएगी, चौधरीयाई करने चले, यहाँ खाने को नहीं। गांव में कौन चौधरी बनता है, आप सब देख लीजिए ना, किसको राजनीति करने की फुर्सत है, जिसके यहाँ खाना पीना होगा कि आपको है। आम मजदूर जला दिन भर काम नहीं करेगा, वो राजनीति करेगा बैठ के। भाई दूसरे का झगड़ा फरियाने का समय तो उसी के पास है ना, जिसके पास कुछ पैसा वैसा हो, जिसके लड़के कर रहे हैं। हम पढ़ाने नहीं आए तो हमारी दाल रोटी चलेगी, हम चौधरीयाई करेंगे? नहीं बात समझ में आ रही। अब मेरे पास पैसा होता, बड़ा बिजनेसमैन होता, तो मैं यहाँ आके लेक्चर देता। रोजी रोटी के लिए आया हूँ कि 1000 रुपया मिलेगा यार, चलो। तो चौधरीयाई वही करता है, या चौधरी उसी को बनाया जाता है गांव वाले जिनको उम्मीद हो कि इनसे कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो जब चौधरी के पास होगा तब तो मिलेगा। बताओ किसी गांव में किसी के हाथ चौधरी कोई गरीब आदमी बना है? नहीं। गुड। तो इनके यहाँ चौधरी कैसे गरीब हो जाएगा, इनके यहाँ चौधरी कैसे गरीब हो जाएगा इनके कबीले में? तो यहाँ पर जो सामाजिक जो स्तर निर्धारित किया जाता है, तो इनके लिए पैसा वैसा बहुत मतलब नहीं रखता। वहाँ पैसा जब बाजार होगा तब न पैसा, अब बाजार होगा सामान होगा तब न पैसे का मतलब है। हमारे और आपके पास पैसे का कागज़ के नोट का तभी मतलब है जब बाजार है। बाजार का मतलब सामान उपलब्ध है। जब सामान्य नहीं है तो रख के रखो पैसे, खाओ उसी को। तो इनके यहाँ अरब के बद्दुओं में, इनकी सामाजिक जनजातियों में जो समाज का स्तरीकरण होता है कि किसके पास कितना पशु है। अब मान लो इनके पास 1000 पशु है, तो ये सेठ बन जाएंगे ना। अरे चल वो भूखा मर रहा है, तू ऊँट दे दे, खा के पी के मरेगा, ले जा, दूध दूध के रहे। नहीं बात समझ में आ रही? चल दूधे बकरी दे दे, वो ले जाएगी, चराएगी, खाएगी, चीज़ें। अपन बकरी पास खुद नहीं और चौधरी बना दे तो तू मर रहा, उसका करेगी। तो समाज में वो आदमी चौधरी है, वो आदमी उसको रुआला कहते हैं, रुआला। ठीक है, देखो हमको टाइम चाहता है पढ़ाने के लिए, रुआला। तो रुआला उसको कहते हैं, और वो उसका समाज में मान सम्मान ज़्यादा है या चौधराहट है जिसके पास मेन रूप में ऊँट है। यानी कि वो जनजाति, वह बद्दू समाज में ज़्यादा प्रतिष्ठित है जिसके पास ज़्यादा पशु है। अरब के बद्दू के पास, यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं, रुआला का। अब समस्या की आती है सारी जनजातियों में, अभी आप भी हैं, हम भी हैं, सब हैं। कोई भी आदमी जब तबीयत खराब होती है तो दवा दुआ के अलावा सब जिसको जो करना होता है करता है। अभी इसी में से इसकी भैंस दूध नहीं देगी
तो दवाई नहीं कराएगा, पानी फुका के पिलाएगा कि देख नज़र लग गई होगी, है ना। हम इतने एडवांस होते हुए भी भैंस को पानी फुका के पिलाते है ऐसा। अभी आप खूब सुंदर बन के सच के लो तो माई कह देंगे काला टीका लगा लेना, नज़र लग जाएगी, लग जाएगी ना। यानी हमारे है ऐसा नहीं है ऐसा यानी कि सदियों की परंपरा हम विज्ञान में जो आ रहे हैं वो आज भी मान्यताएं मानते हैं कि ऐसा है, बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, नज़र, फला। लोग अपने बाल बच्चों को देखिए कितना कुछ जंतर मंतर ताबीज पहनाते हैं। वो हम ज़्यादा बोलेंगे क्योंकि हम अभी स्वस्थ हैं। अभी अस्वस्थ हो जाए, बीमारियों में गिर जाएं तो हम भी अभी ताबीज़ पहनेंगे। हाँ, तो बोली तब आती है जब ठीक है, जब बोली नहीं आ तब नहीं आएगी। जब आप बीमार हो जाएंगे तो 100 उपाय करेंगे ना। किसी का बच्चा नहीं खाना खा रहा है तो ताबीज़, हमारी भी मैडम हमको रोज़ चिल्लाती है हमारा बेटा नहीं खा रहा है, ताबीज़ बनवा दो। कल आप प्रोफेसर हो के अब ताबीज़ बनवाने जाए तो गई अपना कहीं 500 रुपया दे के जाके देखना जी ताबीज़ बनवा के आएंगे। हम उसको इनकार करें तो घर में झगड़ा हो। यानी कि आप विज्ञान के साथ, इसमें कितनी लड़कियां हैं सोमवार को व्रत रहती हैं, कितने हैं कि जो वो पीपल के पेड़ को पूजती हैं कि जल्दी से IAS हो जाए, जल्दी से ये सब आपके टोटने टटके हैं जिसका कोई मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वो समाज जो सदियों से पीछे है, क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब पड़ेगा तो वो ऐसी आदमी के पास जाएगा, वैद्य वैद्य के पास, जिसको आप झोला छाप कहते हैं। तो वो क्या करेगा? भगवान थोड़ो अपना ऐसे झाड़ेगा फूकेगा, मरना होगा तो मर जाएगा, जिंदा हो गया तो और बड़ा बाबा हो गया। तो ऐसे पुजारियों को, ऐसे ओझा को यहाँ पर लैबोन कहते हैं, यानी वो उस कबीले का गुरु होता है। अगर वो बोल दिया कि देवी आ रही है तो झूठा ही लोग अपना छोटा छोटा खोल के करना शुरू कर दो। लैबोन यानी हर जगह हर समाज में ऐसी मान्यताएं हैं और लोग इस तरह से जी रहे हैं। तो अरब का बद्दू कैसा गर्म मरुस्थल में, ठीक। ये क्लास कितने बजे खत्म होगी? तो 4 तो बज गए, तो क्या करें? कंटिन्यू करें? मुझसे पूछ ले क्या करें। अभी तो यार शुरू ही हुआ था, अभी तो हमको बुशमैन पढ़ाने की फला। अच्छा समझ में तुम लोग कुछ आया? आधा घंटा आया सर, आधे घंटे में कुछ लोग माइंड सेट कर लिए होंगे ना, कहीं टाइम दिए होंगे 4 बजे का। जाना है किसी को? अगर किसी को जाना हो तो बताओ, अगर रुकना हो तो बताओ, बुशमैन पढ़ा नहीं। देखो जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। भूख लगी है? ठीक है, बहुमत में हो पढ़ा दें? यार वो बुक तो नहीं रहे हो तुम सब, हम पहली बार पढ़ाने आए। नहीं सर, पहले नहीं पढ़ा चुके हैं। नहीं, इस सत्र में तो पहली बार आए ना। हमको लगता है मैं तीसरी क्लास अभ्युदय में ले रहा हूँ, और संयोग ये रहता है कि जब भी कुलदीप अभ्युदय में लगाएगा कहीं मैं बाहर रहूँ, वहाँ से भागते पर आते आता फोन न करता तो मैं हाँ नहीं। वो अभी अभ्युदय और मेरा जो है ना वो सेटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये भी भयंकर था, लेकिन इससे ज़्यादा ये ज़्यादा उष्ण है। नामीबिया और बोत्सवाना के पास, ध्यान से समझिए, नामीबिया और बोत्सवाना कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया और बोत्सवाना है। इन दोनों के बीच में एक गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म, हॉट डिजर्ट। उसको हम कहते हैं कालाहारी। कौन सा? कालाहारी का मरुस्थल। और इस कालाहारी में जो जनजाति होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुशमैन। बुश IAS में आया है और इस बार MA के पेपर में भी आया। 10 मिनट खाली कहानी दे दो, सुन लोगे, सब समझ जाओगे। बुशमैन बहुत फेमस है, बहुत बार आता है बुशमैन। और यह बुशमैन को शान भी कहते हैं। ये यही IAS ने पूछा, SAM में
बुशमैन को शान भी कहते हैं। उससे नहीं बोले अब तो निकल ले धीरे धीरे। हाँ, मुझे जाना होगा उनको बोलता। कोई काम होगा ना तो छोड़ दे, किसी और दिन पढ़ाएं। हाँ ये आगे चले जाएंगे आगे तो फायदा है। वही जग जाके पढ़ा पाए, कैसे काम होगा? लिखा दी होती तो बढ़िया था।